जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। मैं सभी संगत को मेरा नमस्कार। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूं कि आज गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाने के लिए आज्ञा दी। तो संगत जी, जो मेरे साथ हुआ, यानी गुरु जी का सत्संग सुनना और करना दोनों का ही उसमें कल्याण है। और जो पल मेरे गुरु जी के साथ बीते, मैं उसका थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं संगत जी आपके आगे। सन 2003 की बात है कि मैं एक छोटे से कस्बे गुड़गांव के पास एक फरूखनगर शहर में रहता हूं। मैं बड़ा परेशान था उन दौरान। इतना परेशान था कि मैं इधर उधर जगह जाकर अपनी दुकान पर, यानी मेरे दुकान पर काम नहीं चल रहा था। मैं बड़ा परेशान था। मेरा किसी तरीके से काम चले, इस वजह से मैं कई ओझा के पास या समझो आप किसी के पास जाता था। 10-5 दिन में दुकान खुलती थी तो वो पैसे भी लेते थे। वो 10-5 दिन मेरा काम ठीक चलता था, फिर वैसा का वैसा हो जाता था। एक बार इतना परेशान था तो मेरे से मेरी मम्मी, यानी मम्मी ने मुझसे कहा कि ऐसा है, वो दीपक एक गुरुजी के पास जाते हैं, तो अब वहां जा। मैं बोला मम्मी, मैं सब गुरुओं के पास जा जाके देख लिया, वो पैसे लेते हैं और फिर 10-5 दिन तक मेरा काम ठीक चलता है, उसके बाद फिर मैं वैसे हो जाता हूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं, तू एक बार दीपक से बात कर, वो जो जा रहे हैं वो एक बार तू वहां होके आ। मैंने कहा ठीक है। मैंने दीपक के पास फोन किया, अपने छोटे भाई के पास फोन किया कि यार ऐसे ऐसे बात है। तो उसने कहा हाँ भाई, आप आ जाना और आप गुड़गांव से महरौली वाली बस में बैठना, वहां सुल्तानपुर एक स्टॉपेज आएगा, वहां उतर जाना, फिर मैं आपको वहां मिल जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं संगत जी एम्पायर स्टेट यानी सुल्तानपुर उतरा, स्टॉपेज पे खड़ा हुआ। वो नोएडा से आता था तो उसने मुझे वहां से लिया और वो एम्पायर स्टेट के गेट के सामने जो हम वहां गए और उसने गाड़ी पार्किंग जब की अपनी, तो उसने मुझे बताया कि आप मेरे साथ साथ अंदर आना और ये मत सोचना कि जहां मैं बैठूं वहीं आप बैठे। जैसा आपका नंबर आए, जैसे वहां संगत कर रही हो वैसे करना। जैसे ही वो मुझे एम्पायर स्टेट में ले जाने उसमें ले जाने लगी तो मैं बोला यार तू गुरु के पास जा रहा है या किसी ऐसे आदमी के पास जा रहा है? यहाँ तो सारी कोठियां कोठियां हैं, मुझे कहाँ लेके जा रहा है? बोला नहीं नहीं, आप आओ, आपको ठीक लगेगा, और वो गुरु जी है, साक्षात शिव है। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे मन में और मेरे अंदर भाव वही आ रहे थे जो मैं मिलके आ रहा था, जैसे मैं जाता था और गुरुओं के पास। लेकिन एक दिमाग ये भी काम कर रहा था, यार बड़ी कोठियों में बैठ रहा है, ये तो काफी पैसे लेगा। क्योंकि दिमाग में ये था कि मैं काफी पैसे दे चुका था और मैं पैसे वालों के ही पास जाता था कि ये करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने कहीं ऐसा ना हो कि दीपक और ज्यादा खर्चा करा दे। अंदर से ये भी ख्याल है और मैं उसके साथ साथ अंदर जा रहा था। और जो भी संगत वहां जा रही थी, मैं सबको देख के सोच रहा था यार ये सब बड़े वीआईपी लोग जा रहे हैं, चलो। मैंने उनके साथ साथ जब मैं गया एम्पायर स्टेट में घुसा, जहां हमने हाथ जूता सेवागर में जूते चप्पल उतार कर जैसे ही हम अंदर गए और अंदर जाके देखा कि अभी गुरुजी वहां थे नहीं, सिंहासन पर बैठे नहीं थे, सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं भी जाके बैठ गया, दीपक भी जाकर बैठ गए। इतने में मैंने देखा अंदर से संगत जी गुरुजी एक कमरे में से आते हैं, सारी संगत खड़ी हो जाती है। जैसे संगत खड़ी हुई मैं भी खड़ा हो गया, सब खड़े हुए। गुरुजी का औरा, गुरुजी का रूप देख के मेरा अपनी बात भूल कर मैं सिर्फ उनको देखने लगा। मैं बोला क्या चीज है, कैसे हैं? और वहां बैठे हुए मैं लोगों को देख रहा था उस वक्त, वहां सारे वीआईपी लोग बैठे हुए थे। तो मैं सोच रहा था यार सारे बड़े बड़े लोग हैं और क्या चीज है। जैसे ही वो लोग बैठे, गुरुजी का औरा देखकर गुरुजी जैसे सिंहासन में बैठे, हम बैठ गए। बैठने के बाद 5 मिनट में ही चाय प्रसाद आया। चाय प्रसाद आने के बाद चाय प्रसाद ली। अब मैं सिर्फ गुरुजी और गुरुजी के पास जो संगत आ रही थी, सिर्फ मैं उनको देख रहा था। अपना जो भी था मैं भूल गया कि मैं किस लिए आया हूं, क्यों आया हूं। उस वक्त जब मैं बैठा यही सोच रहा था और गुरुजी की तरफ ही देख रहा था। गुरुजी को देखते देखते मेरे दीपक के मन में गया कि अब क्या करना है। धूप से दीपक ने इशारा चुप रहने का किया तो मैं चुप ही रहा।
लंगर प्रसाद आया। लंगर प्रसाद खाने के बाद हम सब बाहर आए। उस दिन मेरी कोई बात नहीं, मैं गेट पे आया तो मैंने दीपक से कहा, मैंने दीपक मेरी तो बात ही नहीं हुई गुरुजी, जिस काम के लिए मैं आया था मैं तो भूल गया। दीपक बोला भाई यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, गुरुजी ने जो तेरी परेशानी है सुन ली। मैंने कहा यार ऐसे कैसे सुन ली, ना उन्होंने मुझसे पूछा ना मैंने उनको बताया, और उन्होंने बोला बस देख लेना तेरा काम ठीक हो जाएगा। मैंने कहा यार मेरे समझ में नहीं आई, पर ठीक है। बस मैं उनका ओरा, उनका जो संगत, उनका गुरुजी का सब वो देखकर, ओरा देखकर इतना मस्त रहा कि मुझे सारी रात बस गुरुजी गुरुजी दिखाई दिए। और मैं उसके साथ नोएडा चला गया, क्योंकि उल्टा मुझे फरुखनगर आने का साधन नहीं मिलता था, तो वो मुझे अपने घर ले जाता था नोएडा। दूसरे दिन मैं बैठ के फिर घर अपनी दुकान पर आया। ऐसे करके संगत जी जब मैं दुकान पे आया तो मैंने देखा कि मुझे कुछ रिलीफ हुई, और मैं उस बात के लिए भूल गया कि मैं क्यों जा, तो बस मुझे एक चाव चढ़ गया कि मुझे अब गुरुजी के पास जाना है। इस तरीके से मैं गुरुजी के पास रेगुलर जाने लगा, और मेरा काम ऑटोमेटिक, मैं पहले साइकिल का काम करता था, एक छोटा साइकिल का नई साइकिलें बेचता था, रिपेयरिंग करता था। और गुरुजी के जुड़ने के बाद मैं इन्वर्टर, बैटरी, मतलब मेरा काम काफी बढ़ गया, और मैं गुरुजी की कृपा से इतना अच्छा काम हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अब सिर्फ मुझे दिक्कत क्या आती कि मैं मंदिर जाता, फिर मैं नोएडा जाता, नोएडा के बाद फिर मैं घर पे आता, तो मुझे 1.5 दिन मेरा खराब हो जाता। तो एक बार ऐसे ही संगत जी मैं बड़ा परेशान था, तो मेरे पीछे से एक दोस्त था जो एयरफोर्स में सर्विस करता था। वो हर थर्सडे, यानी मैं बृहस्पतिवार को जाता था वहां गुरुजी के पास, तो वो बृहस्पतिवार को उसकी छुट्टी होती थी, वो किसी तरीके से मेरे शॉप पर आता, वो पूछता यार ये नरेश जाता कहाँ है। तो मेरे मिस्त्री ने, यानी जो वहां वर्कर ने काम करता है, वो कहते हैं यार किसी गुरुजी के पास जाते हैं वो, और रोज जाते हैं हर हफ्ते। तो बोला वो अब कब मिलेगा, बोला वो आज आएंगे शुक्रवार को। तो शुक्रवार को मेरी दुकान पर आके आता है शाम को। वो कहता है यार तू बृहस्पतिवार को ऐसे कौन से गुरुजी के पास जाता है कि तू पूरे दिन, मतलब शाम को जाता है फिर दूसरे दिन आता है, और तुझे क्या मिलता है। मैंने कहा भाई वहां सब कुछ मिलता है, अगर देख मैं कहां से कहां पहुंच गया, सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की देन है, बस पूछे मत क्यों। मैंने कहा यार तू देखेगा, उनके चरणों के हाथ लगाएगा, हाथ में इतनी खुशबू आती है मैं तुझे बता नहीं सकता। बोला कि ऐसे कैसे। मैंने कहा हम गुरुजी के जब चरण छूते थे, जब गुरुजी के चरणों के हाथ लेके आते तो बाहर घर तक वो महक हमारे हाथों से नहीं जाती थी। मैंने कहा एक बार, तो अब मुझे क्या लगा कि उस संगत जी की उसके पास स्कूटर हुआ करता था। मैंने कहा अपने मन में सोच रहा हूँ कि गुरुजी अगर ये हाँ कर दे किसी तरीके से तो 1 से 2 भले हो जाएंगे, मैं इसके स्कूटर पे जाया करूंगा। और मैं किसी तरह से उसको सेट कर रहा था कि ये किसी तरह हाँ कर ले। तो मैंने कहा हाँ यार बलवंत वहां सब कुछ मिलता है, और मिलता भी है। तो वो मुझसे बोलता है यार मेरी टांग में जो है वो दर्द रहता है घोड़ों में, तेरे गुरुजी ठीक कर देंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, टांग वो सब कुछ ही ठीक कर देंगे, तू चलकर तो देख एक बार। बोल तो ठीक है, अगली बार से मैं तेरे साथ जाया करूंगा, अपन स्कूटर लेके चलेंगे, और फिर मैं हर हफ्ते में तेरे साथ जाया करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहां गुरुजी का स्वरूप था दुकान पर, मैंने थैंक यू बोला, मैंने गुरुजी किसी तरह का आपने इसको हाँ किया। अब हर हफ्ते मैं उसके, हर थर्सडे वो आता, मैं उसके स्कूटर से बैठकर वहां जाता। वहां उसको भी इतना आनंद आया कि संगत जी मैं बता नहीं सकता हूँ। उन्हीं दौरान गुरुजी का 7 जुलाई का बर्थडे पड़ा, तो हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए तो उसका पहला फंक्शन था, यानी उसने पहला ही अटेंड करना था वहां। वो हम अब क्या करने लगे कि अब अपनी फैमिली को भी ले जाने लगे, क्योंकि बच्चे अलाउड नहीं थे एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी ने मना किया हुआ था कि बच्चे नहीं आते हैं, सब बड़े आया करो, बच्चों को मैं घर पर ही ब्लेस करता हूँ। तो ऐसा होता था कि मैं जब जाता था तो बच्चे आंटी के पास ही रहते थे, लेकिन बड़े मंदिर में जब भी बड़े फंक्शन होते थे वहां सब अलाउड थे, यानी हम अपने बच्चों को लेके जा सकते थे। तो जैसे ही 7 जुलाई आई तो हमने कहा कि अब की बार इनोवा कर लेते हैं हम किराए पर, और दोनों फैमिली बच्चों सहित हम वहां जाएंगे बड़े मंदिर। तो वो अंकल भी राजी हो गए, मैं भी राजी हो गया, हमने एक इनोवा करी और हम बड़े मंदिर गए। अब संगत जी वहां क्या होता है कि जैसे ही गुरुजी का प्रोग्राम हो रहा होता है, उसका एक लड़का था कोई 5-1 साल का, तो वो हम तो क्या करते थे कि क्योंकि हमारी तीनों फैमिली वहां जाती थी, दीपक की फैमिली जाती थी और छोटे अनिल की फैमिली जाती थी, हमारे बच्चे तो आपस में वहां जाकर हम तो छोड़ देते थे कि गुरुजी के सारे है सब कुछ। और वो लड़का भी जैसे पता नहीं कहाँ मिस हो गया उनके हाथ से,
मतलब वो खो गया, मिस हो गया क्या, नहीं वो कहीं इधर उधर हो गया। और मैं हॉल में बैठा हुआ था, वो अंकल मेरे से आके कहते हैं कि नरेश खड़ा हो, फटाफट बाहर आ। मैंने कहा हाँ भाई क्या बात हुआ। बोला यार मैं सारे सब जगह लवली, लवली नाम था उनके लड़के का, कि लवली को देख के आया हूँ, कहीं नहीं मिला। और यार वो मेरे तो एक ही लड़का था यार, तूने अच्छे गुरुजी से मेरे को मिलवाया, अब मैं क्या करूं यार, मेरे तो टेंशन हो रही है। मैं सारे पार्किंग में देख कर आ गया, गाड़ी के पास देखा है, पूरा मंदिर छान लिया, मुझे लड़का नहीं मिल रहा। अब वैसे भी वो फौज का आदमी था। मैं बोला गुरुजी, गुरुजी अंदर बैठे हुए, मैं बोला गुरुजी अगर इसका है ये तो मुझे फरुखनगर रहने नहीं देगा, ये तो बड़ा मेरी टेंशन कर दी, इसके इसके नहीं मेरे भी टेंशन हो गई। किसी भी तरह वो गुरुजी इसके लड़के को मिलना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे संजय जी, आज जहाँ बड़े मंदिर में झूला है, मैं वहां खड़ा हुआ था कुटिया के सामने यानी, और वो अंकल और मैं दोनों ही बात कर रहे थे। और वहां बड़ी उस वक्त यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई थी जो अंदर का सीन इस पे दिखता था, और मैं स्क्रीन के आगे खड़ा हुआ था कुटिया के सामने। और मुझे वो सारी बात वहां होकर बता रहा था कि यार मैं सारे मंदिर में देख के आ गया हूँ, मुझे कहीं मेरा लड़का नहीं मिला है, प्लीज भाई मैं कुछ भी कर कैसे भी कर यार, चल तू मेरे साथ यहाँ दिखवा। और मुझे इतनी टेंशन हुई अंकल, वहां स्क्रीन पर जब मैं गुरुजी को देख रहा था और बोल रहा था कि गुरुजी प्लीज इसके लड़के को मिलाओ, नहीं तो ये मुझे फरुखनगर में रहने नहीं देगा और कहेगा यार मेरा लड़का खो दिया। ये ऐसे गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा, हम दोनों बात कर रहे हैं, पीछे से वो लवली आता है और उसकी पैंट पकड़ के कहता पापा आप कहाँ हो, मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे मैंने कहा यार बलवंत भाई देख। संगत जी उस दिन इतना विश्वास हुआ उसको, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी ने उनके ऊपर इतनी कृपा, हम सबके ऊपर इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि सिर्फ एक मांगने की देर है। वो सब कुछ जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सब कुछ देते हैं। ऐसे ही अब रूटीन ऐसा हो गया कि अब मेरा जाने का मूड हो गया, किसी वक्त शुक्रवार को चला गया, शनिवार को चला गया। एक बार क्या हुआ कि मैं नोएडा ना जाकर, और मुझे ये बलवंत अंकल भी मेरे साथ नहीं गए, एक बारी मैं एम्पायर स्टेट में लेट हो गया। और करीब करीब जब मैं 9:30 बजे वहां से निकला, तो जब संगत का आज भी इतना प्यार है आपस में, पहले भी गुरु परिवार का इतना प्यार था कि कोई भी संगत मुझे गुड़गांव बस स्टैंड में किसी से भी कहता कि मैं गुड़गांव वाली संगत से कि मुझे गुड़गांव बस स्टैंड छोड़ दोगे, तो वो कोई भी छोड़ देता था। तो ऐसे ही मैंने एक अंकल से रिक्वेस्ट करी, तो वो अंकल बेचारे इतने वो ये कहते नहीं अंकल मैं आपको फरुखनगर छोड़ के आऊंगा। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं नहीं अंकल आप फरुखनगर नहीं, मेरा कोई आने वाला है, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। और मैंने जैसे तैसे उनसे कहा कि कहाँ ये फरुखनगर छोड़ने जाएंगे, और मैं बस स्टैंड उन्होंने मुझे बस स्टैंड छोड़ दिया। अब मैं संगत जी बस स्टैंड पर करीब करीब 10 साढ़े 10 बज गए होंगे, मुझे वहां से कोई साधन नहीं मिला, यानी जो लोकल गाड़ियां जाती हैं वो जाती हैं। मैं बड़ा परेशान, और जब मैं इतना परेशान था तो फिर मैंने सोचा यार यहाँ से अच्छा है कि मैं यहाँ खड़ा रहूं, तो पटौदी चौक चलता हूँ। पटौदी चौक गया, पटौदी चौक पे भी मेरे को साधन नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि बसई फाटक जो आज पुल बन गया है, फ्लाईओवर बन गया है, पहले वहां फ्लाईओवर नहीं था, फाटक ही था। तो मैंने कहा मैं बसई फाटक पर जाता हूँ, जब कोई गाड़ी आएगी फाटक लगेगा, किसी ट्रक में बैठकर मैं चला जाऊंगा। ऐसे करते करते संगत जी मैं जब वहां फाटक पे गया तो करीब 11 साढ़े 11 12 बज गए होंगे वहां। तो मैंने वहां जो रेलवे फाटक पर जो केबिन होता है, वहां जो फाटक को बंद करता है, मैंने उससे पूछा कि कब गाड़ी आएगी और कब ये फाटक लगेगा जिसमें मैं बैठ के, कोई भी गाड़ी यहाँ फाटक पर रुकेगी तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा तो मैं घर पहुंच जाऊंगा। इतने में वो बोलता है अभी टाइम लगेगा, आधे घंटा पौने घंटे में मालगाड़ी आएगी, जब ये फाटक लगेगा तो फिर आप वेट करो। तो वहीं फाटक के सामने एक बड़ा सा पत्थर था, रात का टाइम था, मैं उस पर बैठ गया और मैं अंदर ही अंदर कह रहा हूँ कि गुरुजी आज तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई साधन नहीं मिलेगा, या तो जो सुबह 4 बजे अखबार की गाड़ी आती है जो पेपर लेके आती है गुड़गांव से फरुखनगर के लिए, शायद वो गाड़ी मुझे मिलेगी। और रात को उस वक्त मेरे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। और संगत जी मैं सोच रहा था कि आंटी भी परेशान हो रही होगी कि अभी तक नहीं आए। गुरुजी मैं बड़ा लेट हो गया और मैं पत्थर पे बैठा बैठा सोच रहा हूँ, इतने में एक लारी मीन्स जो एक ईंट वगैरह ढोते हैं जिसमें हाफ ट्रक बोलते हैं जिनको, वो लारी एकदम से आके रुकती है और उसमें से ड्राइवर मुझसे कहता है कि फरुखनगर चलना है।
मैंने देखा कि ये तो क्या, ये तो भगवान मिल गए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चलना है। बोला आ जाओ। संगत जी मैं आपको बताता हूँ वो सीन कि वो केबिन इतना सुंदर, और उसमें रंग बिरंगे बल्ब लगे हुए, लाइटिंग की हुई उस केबिन में, यानी उसमें गलीचे वगैरह से, मतलब इतना अच्छा केबिन बना रखा था। और वो बोला कहाँ, फरूख नगर? मैंने कहा हाँ जी फरूख नगर चलना है। और उसने पुरानी फिल्मों के गाने चलाए। 20 मिनट में ही उसने मुझे फरूख नगर के एक सुल्तानपुर मोड़ पर लाकर उसने ब्रेक लगाए, और वो मुझसे बोलते हैं कि आप उतर जाओ अब। मैंने कहा भाई साहब अगर आप आगे जा रहे हो तो थोड़ा और आगे चल दो, क्योंकि मेरा घर नजदीक पड़ जाएगा। वो बोला नहीं, आप यहीं उतरो, मुझे वापस जाना है। आंटी जब तो मेरे को यही धुन थी कि मुझे फरूख नगर जाना है, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मैंने माइंड नहीं लगाया। और मैं बड़ा खुश होता जब मैंने उससे कहा कि ये किराया ले लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे किराया नहीं चाहिए, आप उतरो और जाओ, मुझे वापस जाना है। मैं वहां उतर गया, थोड़ी दूर मेरा घर था, मैं अपने घर आ गया। आज मैं सोचता हूँ उस बात को कि मेरे लिए स्पेशल, जब मैं पहचान नहीं पाया कि मेरे साथ कौन है, आज मैं सोचता हूँ कि वो कौन थे। वो मेरे गुरुजी थे, जिन्होंने मेरी हेल्प की, खुद बन के आए, खुद छोड़ के गए। कितना ध्यान करते हैं संगत जी, गुरुजी अपनी संगत का इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। गुरुजी का शुरू से लेकर अब तक, जब हम जाते थे एम्पायर स्टेट में, जब भी हम देखते थे कि पहले वो हमें चाय प्रसाद देते हैं, बाद में वो चाय प्रसाद लेते थे। पहले वो हमें लंगर प्रसाद खिलाते हैं, फिर वो खुद खाते हैं। यानी संगत में, उस संगत को खिला के, संगत को दे के आप क्या मांगोगे? जो उन्होंने हमें दिया, मैं क्या मांग सकता हूँ? लेकिन गुरुजी ने इतनी मेहर की, इतनी मेहर की कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब जब ये सीन होता था, जब मैं रात को आया, मैं भूल गया, घर पे आया, सो गया। अब मैं हर मंडे भी जाता था बड़े मंदिर, क्योंकि गुरुजी ने स्पेशल बोला हुआ था कि मंडे नु जरूर जाया करो, सोमवार नु जरूर जाया करो। तो एक धुन लग गई कि हर सोमवार जाना है, लेकिन साधन नहीं था। इधर आंटी मुझसे हमेशा कहती कि आप अकेले जाते हो, आप मुझे क्यों नहीं लेके जाते? मैं उससे ये कहता था यार मैं तो जैसे तैसे ट्रक में, बस में, कार में आ जाता हूँ, लेकिन तू कहाँ मेरे साथ जाएगी, कैसे परेशान होगी? तो ये संडे की बात है, तो ये हमेशा ये कहती थी कि नहीं आप मुझे, आपकी बार मैं भी आपके साथ जाऊंगी, चाहे गाड़ी स्पेशल करके लेके जाओ, कुछ भी करो, मेरी भी इच्छा है कि हर मंडे में भी जाया करूं। तो मंडे का टाइम था, सुबह का, मैं दुकान जाने के लिए तैयार हुआ, और फिर बस 10 मिनट दुकान पर पूजा करने के, यानी सुबह सुबह जो पूजा करते हैं, मैंने कहा उसके बाद मैं मंदिर जाता था। जब मैं अपने कमरे में कपड़े पहन रहा था, तो आंटी बोली आज भी नहीं लेके जा रहे क्या मुझे? मैंने कहा मैं कैसे लेके जाऊं यार, गाड़ी आएगी जब चले करेंगे, अभी नहीं। तो रूम के अंदर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। आंटी कहती है स्वरूप से ही, मतलब स्वरूप के आगे कि गुरुजी ने इनको गाड़ी दिलाओ और मुझे भी बुलाओ। मैंने कहा हाँ जाएंगे, जिस वक्त गाड़ी आ जाएगी उस वक्त हम जरूर जाएंगे। और इतनी बात कह के मैं कपड़े चेंज करके अपने दुकान पर आ गया। और अंकल मैं दुकान पे पूजा करके जैसे ही बैठा अपनी दुकान पर, यानी अपनी कुर्सी पर, इतने में एक पड़ोस से मेरे, यानी मेरा भतीजा समझ लो, एक पड़ोसी के नाते वो मुझे चाचा बोलता था, वो आता है, वो अपरा में लगा हुआ था उन दौरान, और वो आके मुझसे बोलता है कि चाचा आप एक बार जिक्र कर रहे थे ना गाड़ी लेने का, आप गाड़ी ले लो ना। मैंने कहा आज तेरे संदीप क्या मन में आई जो सुबह सुबह गाड़ी लेने के लिए करने? बोला नहीं मैं ये कह रहा हूँ चाचा गाड़ी ले लो आज। मैं बोला बेटा अभी गाड़ी नहीं लूंगा, अभी मैंने इन्वर्टर बैटरी का स्टॉक कर लिया है, थोड़े दिन बाद जब मैं अपना सेल कर लूंगा तो फिर शायद हो सकता है 5-6 महीने बाद मैं ले लूं। बोला नहीं चाचा कोई बात नहीं, इतनी मेरी वहां पर वो है, मैं आपको 15-20 दिन की क्रेडिट करा दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं यार। अब अंकल संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी जेब में सिर्फ उस वक्त 500 रुपए। अब उसको क्या पता कि मेरी जेब की हालत क्या है, उसे तो ये लग रहा है कि नहीं ले लेंगे चाचा, और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लेनी नहीं, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन देख रहा हूं। वो जिद करता है कि चाचा आप ले लो, मैं आपको क्रेडिट करा दूंगा 15 दिन की, और फिर आप दे देना, चेक दे देना, सिर्फ मैं आपको गाड़ी निकलवा देता हूँ, इतनी मेरी वहां चलती है और मैं वहां का वो। मैं बोला बेटा बिल्कुल नहीं लेनी मुझे गाड़ी, मैं अभी 5-6 महीने बाद लूंगा। वो इतनी बात करके चला गया। अब मैं वहां बैठा हूं, और एकदम से मेरे मन में क्या आता है
कि मैं दुकान से खड़ा होता हूँ और अपनी बैंक की तरफ जाता हूँ, यानी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की उस वक्त नई नई ब्रांच खुली थी हमारे फरूखनगर शहर में। और वो बैंक मैनेजर अकाउंट खोलने के लिए आया था 4-5 दिन पहले सभी दुकानदारों के कि जी हमने नई ब्रांच खोली है, आप अपना अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कोई भी अकाउंट है वो हमारे बैंक में खुलवाओ। तो मैनेजर जब वो आया तो मेरी दुकान पे भी आया था, तो मैंने भी उनसे कहा था जी हाँ जी खोलेंगे। तो मैं उसके एसबीआई की जो बिल्डिंग थी जिसमें फर्नीचर का अंदर काम चल रहा था और मैं जिस कुर्सी लेकर वो बैंक मैनेजर बाहर बैठा हुआ था, मैं उसके पास जाता हूँ। मैंने कहा साहब आप मेरे पास परसों पहले दिन गए थे दुकान, हाँ हाँ बैठिए बैठिए सर बैठिए, अकाउंट खुलवाने आया? मैंने नहीं अकाउंट खुलवाने तो नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपसे ये बात करना आया हूँ कि जिस वक्त आपकी ब्रांच खुल जाएगी क्या आप बैंक लोन, बैंक का कार, बैंक खुल जाएगा तो कार लोन देंगे आप? तो वो छुट्टे ही मैनेजर मुझसे बोलता है क्यों नहीं देंगे साहब, बिल्कुल देंगे, आज चाहिए अभी ले लो, अभी दे देते हैं। और उसने वहीं बैठे बैठे अपने पीए को बुलाया, बोला एक कार लोन का फार्म लेके आना। अब मैं बोला उससे, मैंने भाई साहब मुझे कार लोन के बारे में पूछना है, अभी लेना नहीं है। बोला नहीं सर आप लेके जाइए। और वो छुट्टे बुलाता है, कहता है कार लोन का। बोला अच्छा आप आईटीआर भरते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं भरता हूँ। बोला कितने की भरते हो? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मेरे तो वो गुड़गांव में बैठते हैं, मेरे जो एडवोकेट हैं वो हैं, शायद मेरे को याद नहीं है कितने करते हैं, मैं तो हर महीने उनको पैसे देता हूँ, हर साल भर देते हैं। बोला अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो कितने, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? मैं बोल नहीं रहा हूँ, उससे पहले वो बोल रहा है। मैंने सर मेरा विचार तो ये है कि मैं अल्टो लूं। बोला कोई बात नहीं आप कोटेशन तो मंगवाओ। मैंने फिर बोला मंगवाइए ना, आप कोटेशन मंगवाइए। तो उन दौरान क्या था, एसटीडी वगैरह चलते थे, फैक्स। तो बगल में, बैंक के बगल में एक एसटीडी फैक्स वाला बैठा हुआ था। मैंने कहा यार आज संदीप आया था मेरे पास, मैंने संदीप के पास फोन किया, मैंने संदीप वो बेटा तू जो बैंक कोटेशन भेजेगा मेरे पास? बोला हाँ चाचा भेज देता हूँ। मैंने कहा इसी फैक्स पे भेज दे। उसने तुरंत ही मेरे पास कोटेशन भेजी। उस दौरान 3,20,000 रुपए की गाड़ी थी विद सीएनजी। तो 3,20,000 का, मैंने कहा मैनेजर साहब ये 3,20,000 रुपए का है। बोला तो आप इसमें कितने पैसे दोगे? मैंने जी मैं कितना पैसे दूंगा मैं समझा नहीं। बोला नहीं आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हो? मैंने कहा जी मैं 260 के करीब, आप दे देना 1,01,000 रुपए, मैं दे दूंगा। बोला तो ठीक है आप 1,60,000 रुपए ले आइए और हम आपको 3,20 का भी डीडी बना के दे देते हैं। अब संगत जी आप ये सुनो कि मैं गया किस काम से था और गुरुजी क्या चाहते हैं। मैं बोला सर कितने पैसे? बोला 60,000 रुपए ले आओ, आपको 10 मिनट में डीडी दे देंगे। अब मैंने कहा ये तो एक बड़ा वो हो गया। अब इस मैनेजर सोचेगा यार ये गाड़ी लेने भी आ गया, अब इसके पास 60,000 भी नहीं है और ये कह रहा था कि 60,000 रुपए कर देंगे। ये बात सोचते मेरे दिमाग में जरा टेंशन हुई। मैंने कहा अच्छा साहब लेके आता हूँ। और मैं वहां से पैदल पैदल अपनी दुकान की तरफ आ रहा था। इतने में मुझे मेरा एक दोस्त है जिसने एमआरएफ का टायर ट्यूब का काम करता है, उसने मुझे आवाज दी, अरे गुप्ता जी आप कैसे आज सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा यार कहीं नहीं, इधर ही गया था। मैं बोला भाई तेरे पास 20,000 रुपए पड़े हैं क्या? बोला हाँ हाँ पड़े ना लो। और उसने संगत जी मुझे 20,000 रुपए दे दिए। 20,000 मैंने लिए और मैं अपनी दुकान पे आया और दुकान पे आके मैं अपने मिस्त्री से कहता हूँ, मैंने कहा यार आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी गाड़ी दिलाएंगे। बोला क्यों? मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं बैंक गया तो उन्होंने कहा, और मैंने कहा मैं वहां गया तो वो कह रहे हैं 60,000 रुपए ले आओ और मिल जाएगा। लोग तो भाई साहब आप गए थे ना अभी बैंक? मैंने कहा हाँ। उनको अभी अभी पीछे डबल बैटरी का एक इन्वर्टर बिक गया, 25,000 रुपए की सेल हो गई। क्या बात है। मैंने कहा यार 25 वो संगत जी, 20 वो, 45, 15,000 रुपए मैंने घर से उठाए जो इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं और 60,000 5 मिनट में मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं फटाफट वहां गया और मैंने 60,000 रुपए दिए। उसने ना मेरी कोई आईटीआर देखी, ना मेरी कोई फाइल मतलब चेक करी और फटाफट उसने मेरे को 20 मिनट में 3,20,000 रुपए का डीडी बना के मेरे को हाथ में दे दिया। पहला उस बैंक में पहला कार लोन मेरा था और मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वाह। और फटाफट मैं घर आया, मैंने कहा भाई आज तो गुरुजी ने गाड़ी हमें दिला दी। और वो डीडी लेकर बच्चे बड़े खुश,
कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। हम तीनों बच्चों आंटी समेत हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड आए, फटाफट हरियाणा रोडवेज में बैठ गए। अब अंकल मेरे दिमाग में क्या टेंशन आई, अब बच्चे तो खुश हो रहे थे लेकिन मेरे ये टेंशन हो गई कि नरेश तुझे तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती, गाड़ी तुझे चलानी नहीं आती, अब तू ड्राइवर रखेगा, 9-10 हजार रुपए का एक खर्चा और बांध लिया तूने। और अंकल ये तो खुश, और संगत जी मैं बड़ा परेशान। जैसे ही बस स्टैंड आया मैंने उस लड़के को वहां से एसटी से फिर फोन किया, मैंने कहा मैं आ गया हूं। तो वो बोला मैं चाचा आप वहीं खड़े रहो, मैं डेमो गाड़ी लेके अभी आपके पास आ रहा हूँ। तो फटाफट गाड़ी लेके आया और मुझे बस स्टेशन पे बच्चों सहित वहां ले गया अपरा में। अब संगत जी हम अपरा गए, अपरा में हमने डीडी दिया, उसने मुझे व्हाइट रंग की गाड़ी अल्टो निकलवा कर दी। और अल्टो निकलवाने के बाद संगत जी जैसे ही फोटो खींचते हैं कैमरा वैमरा से, वो मिठाई का डिब्बा देते हैं, तो मैडम आई, मैडम ने मुझसे कहा सर ये आपकी चाबी और ये मिठाई का डिब्बा, आप गाड़ी स्टार्ट करें और आप बैठे, मैं आपका फोटो लेना चाहती हूँ। मैं बोला अपने उस जो लड़का था मेरा पड़ोसी, मैंने उसी से कहा मैंने कहा बेटा गाड़ी तू चला ले, मुझे तो आती नहीं है, अब तू यहाँ से जरा चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे बड़े मंदिर जाना है। वो बोला हाँ चाचा मैं आपके साथ चल दूंगा, टेंशन मत लो, गाड़ी मैं ले चलूंगा। इतने में मैं गुरुजी का स्वरूप ले गया था जो गाड़ी में लगते हैं, मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया गाड़ी के अंदर। और जैसे ही मैंने, इतने में मैडम मुझसे बोलती है कि सर आप पहले इनको मत दो गाड़ी सर को, गाड़ी तो आप स्टार्ट करो और पहले आप बैठो आगे और फिर उसके बाद चाय इनको दे देना। मैं मैडम से बोला, मैंने मैडम मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी इनको, सर कोई बात नहीं आप स्टार्ट करके इनको दे देना, ये मुहूर्त आप अपने हाथ से करो। मैं बोला मैडम यही कर लेगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बोला इसमें क्या, आपने चाबी तो घुमानी है। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो मैडम सामने कैमरे लेके खड़ी हुई है और वो गाड़ी में मैं बैठा, मैंने गुरुजी की का स्वरूप जैसे ही गाड़ी में लगाया, मैंने कहा गुरुजी गाड़ी भी आपकी, मालिक हो आप, सब कुछ आपका, मेरा तो कुछ है नहीं। हाँ बस मैंने हाथ जोड़े तो मैडम बोली सर घुमा के चाबी स्टार्ट कर दो। मैंने जैसे ही गाड़ी संगत जी घुमाई, वो फर्स्ट गियर में लगी हुई थी और जैसे ही वो लगाई, वो मैडम जैसे ही गाड़ी घुमाई, अब मुझे तो पता ही नहीं था कि गाड़ी कैसे चलती है, चलाते हैं, और वो मैडम के ऊपर, मतलब जैसे मैं घबरा गया, मैंने कहा ये क्या, एकदम से गाड़ी को बंद किया और वो संदीप मेरा जो पड़ोसी था वो आया, बोला चाचा न्यूट्रल तो कर। मैंने बेटा कैसे होती है न्यूट्रल, मुझे तो पता ही नहीं है। बोला चाचा आप भी हद कर रहे हो, और मैं बड़ा डरा, तो मैडम भी घबराई, बोले सर आप ये क्या कर रहे थे। मैंने कहा आप ही कह रहे थे कि गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ, मैं पहले कह रहा हूँ मुझे नहीं आती, इनको दे दो। बोला नहीं सर मुझे क्या मालूम, आपको न्यूट्रल और फर्स्ट गियर का भी नहीं पता था। मैंने कि नहीं। तो संगत जी जब मैंने, वो भतीजा बैठा और वो मुझे बड़े मंदिर ले गया, हम सब बच्चों के साथ उसी ने गाड़ी चलाई और वो गाड़ी में बैठ के मुझे बता रहा है कि चाचा गाड़ी ऐसे चलती है ऐसे चलती है, बड़े मंदिर तक ले गया। बड़े मंदिर में हमने गुरुजी से ब्लेस कराई चाबी, और जब मैं वापसी में आया तो उसने मुझसे कहा कि चाचा अब आप चलाओगे, साइड में मैं बैठूंगा। तो उसने मुझे साइड में बिठाया, वो खुद साइड में बैठा, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा। उस दिन का दिन है और आज के दिन है, गुरुजी ने मुझे ड्राइवर भी बना दिया, गुरुजी ने सब कुछ सिखा दिया, गुरुजी ने एक ही दिन में ड्राइवर बनाया, एक ही दिन में मुझे गाड़ी दिलाई, एक ही दिन में आंटी की सारी बातें सुनी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी गुरुजी का जितना गुणगान करें उतना ही कम है। ये गुरुजी साक्षात शिव रूप है। मैं आपको इसके बारे में, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो एक बार जैसे चोला छोड़ा तो वहां सत्संग होते थे, तो एक बहुत पुरानी संगत ने सत्संग किया जो काफी पुरानी थी, तो गुरुजी के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने कहा अंकल शिव पुराण पढ़ा करो। तो मैंने भी उनका सत्संग सुना, तो मेरे मन में भी ये इच्छा हुई कि शिव पुराण पढ़ा करो, गुरुजी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने अंकल ने बताया, मेरी जिज्ञासा हुई, मैं शिव पुराण लाया और मैंने संगत जी शिव पुराण पढ़ी। जब मैंने शिव पुराण पढ़ी तो मैंने कहा यार अंकल तो कह रहे थे कि शिव पुराण में सारा गुरुजी के बारे में लिखा हुआ है, और लेकिन मैंने तो ये पढ़ा तो इसमें तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। फिर जब वो
पूरी पढ़ने के बाद फिर मेरे दोबारा मन में आई कि कहीं तेरे से तू समझ नहीं पाया तो दोबारा पढ़। संगत जी, जब मैंने दोबारा स्टार्ट की शिव पुराण को, फिर मेरे दिमाग का सारा सीन याद आ गया, सारा सब कुछ याद आ गया कि इसमें तो सब कुछ ही तो गुरुजी के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें 2-3 बात मैं आपको उसमें से शेयर करूंगा, क्योंकि शिव पुराण तो बहुत बड़ी है और इनके बारे में बताना तो मेरी इतनी औकात भी नहीं है। लेकिन जो मैंने देखा और जो मैंने समझा वो मैं आपके बारे में कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। एक तो मेरी समझ में जो आया सबसे पहले कि एक पैराग्राफ आता है सृष्टि अध्याय एक गुरुजी का शिव पुराण में, उसके लास्ट पैराग्राफ में एक जगह ये लिखा हुआ है कि मैं कलयुग में गुरु के रूप में आऊंगा और जिसका कल्याण करना है उनका अपने आप बुला के उनका कल्याण करेंगे। तो गुरुजी भी हमारे ऐसे थे। मुझे वो दिन आया कि कभी गुरुजी ने ना कोई ऐड करी, ना कोई टीवी में, ना कोई अखबार में, ना किसी मोबाइल में, किसी में भी कभी गुरुजी ने कोई अपना ऐड नहीं करी। गुरुजी ने जिसको बुलाया वो अपने आप आया। मैंने आपके आगे सत्संग किया, आप जुड़े, आपके अंदर जिज्ञासा होगी, आप गुरुजी से जुड़ेंगे। वो गुरुजी का सीधा बुलावा, यानी गुरुजी से सीधे डायरेक्ट संपर्क है, कोई बिचौलिया नहीं है गुरुजी के बीच और आपके बीच में, मेरे बीच में कोई नहीं है, मैं और मेरे गुरुजी के बीच में कोई नहीं है। तो उसमें ये लिखा हुआ कि मैं गुरु के रूप में आऊंगा और सबका कल्याण करें, यानी साक्षात शिव कह रहे हैं। एक बात जब मैंने पढ़ी तो वो गुरुजी से मुझे मिलती जुलती हुई लगी। एक संगत जी, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि पूरी शिव पुराण पढ़ लेना आप। जब भी शिव को मनाया गया, नमस्कार करके मनाया गया। आप गौर करके देखेंगे कि जब भी किसी ने भी गुरु को पूजा, जिसने भी शिव को पूजा, वो नमस्कार करके शिव को मनाया गया। ऐसे ही हमारे गुरुजी थे कि गुरुजी के टाइम जय गुरुजी जो आज हम करते हैं, आज हमारे जवान पे रटा हुआ है, पहले जय गुरुजी नहीं होता था। पहले सब आपस में नमस्ते अंकल, नमस्कार अंकल और गुरुजी को नमस्कार, यानी साक्षात शिव जो बैठे हैं वो संगत से भी नमस्कार ही कराते थे। और शिव पुराण में भी जब भी किसी भक्त ने शिव को मनाया है वो उसको नमस्कार करके ही मनाया है, कहीं जय शिव मतलब वो नहीं है। तीसरी बात मुझे ये लिखा, उसमें समझ में आई कि शिव ही सब देवताओं में अग्र यानी बड़े हैं। गुरुजी ने भी ये कहा कि आप किसी को भी पूछते हो, गुरुजी ने कभी भी किसी के ये नहीं कहा कि आप उस गुरु के पास मत जाओ, आप उस गुरु के पास मत जाओ या वो मत करो। आप किसी को भी पूछते हैं, लेकिन जो यहाँ आ गया मेरे दर पे वो सब यहाँ आ जाते हैं। अगर आप साईं के जाते हैं, आप हनुमान जी के जाते हैं, आप साम बाबा के जाते हैं, एनीवे आपको सब में गुरुजी दिखेंगे। ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को, देवी देवताओं को अगर आप पूछते हैं तो वो आपके घर आ जाएंगे, पर मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आप मुझे पूछते हैं, यानी शिव कहते हैं, अगर शिव की आप करते हैं यानी गुरुजी की करते हैं तो वो सब देवी देवता, 36 करोड़ देवी देवता आपके पास आ जाते हैं। तो ये बात मैंने शिव पुराण में पढ़ी तो वो गुरुजी से सारी बातें मिलती हुई, और उसमें हर जगह गौर करके देखना गुरुजी का नाम भी आया है, गुरुजी का बारे में हर चीज आई है। तो संगत जी, गुरुजी साक्षात शिव हैं। गुरुजी, आपको गुरुजी से मांगने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी के चाय प्रसाद में, गुरुजी के लंगर प्रसाद में ही सब कुछ है। आप जाएं, बड़े मंदिर जाएं, गुरुजी का दर्शन करें, गुरुजी का लंगर प्रसाद लें, गुरुजी की चाय प्रसाद लें, उसमें ही आप सबका कल्याण है, हम सबका कल्याण है। हमें किसी से मांगने की ही जरूरत नहीं है, गुरुजी अपने आप सब कुछ देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, सन 2005 की बात है, मेरी वाइफ को डेंगू हो गया था। दिवाली का दिन था, मतलब आपको ये है सन 2005 में दिवाली से 2 दिन पहले मेरी वाइफ को बुखार हुआ।
तो मैंने पहले अपने घर के पास ही कोई डॉक्टर था उसका इलाज कराया, उसके समझ में नहीं आया तो उसने रेफर कर दिया एक बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। मैं फिर यहीं एक कृष्णा हॉस्पिटल था हमारे फरूक नगर में, वहां लेके गया। जब वहां लेके गया तो छोटी दिवाली थी उस दिन। तब मैंने उसको दिखाया तो उसने कहा कि कोई नहीं, बुखार है। उन्होंने इलाज किया अपने हिसाब से, पूरे दिन रखा। पूरे दिन रखने के बाद मैं जब उसके पास वहां बैठ रूम में गया, उसके प्राइवेट रूम में ले रखा था हमने, तो मैं उसके पास गया तो किरण मुझसे बोलती है, मेरी वाइफ, मेरी आंटी, कि मुझे सुबह से लेकर अब तक बाथरूम नहीं आया है और डॉक्टर को मैं 2-4 बार बोल चुकी हूँ पर ये सुन नहीं रहे हैं इस बात को। मैं उनके पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो शिकायत कर रही है, वो डॉक्टर ने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो है गर्मी का टाइम है। मतलब उसने मेरी बात को भी आई में कर गया और वो बात अपने पैसे को चक्कर में उसने मुझे क्लियर नहीं करा कि इसको डेंगू हो गया। दूसरे दिन बड़ी दिवाली के दिन सुबह मुझे 8 बजे कहता है कि सर मैंने रात को जो रिपोर्ट ली है इसको डेंगू हो गया है और ये मेरे हाथ से बाहर हो गया है, प्लीज आप इसको लेके जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, आप फटाफट ले जाओ, कुछ भी हो सकता है। यानी उसने मुझे इतना घबरा दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। ना मेरे पास गाड़ी उन दौरान, ना मेरे पास कोई साधन। छोटे से कस्बे में मैंने गाड़ी देखी, गाड़ी बड़ी दिवाली थी इस वजह से कोई मिली नहीं। मैंने किसी दोस्त को फोन किया, वो दोस्त गाड़ी लेके आया। इधर मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया, वो भी अपनी गाड़ी लेके आया। यानी हम गुड़गांव में, मैंने अपने दोस्त की गाड़ी छोड़ दी, अपने छोटे भाई के साथ में गुड़गांव में उनको बिठा के सीधा मैक्स हॉस्पिटल नोएडा लेके गया। जब मैं वहां लेके गया, डॉक्टर ने उसको इमरजेंसी में देखा और देखते ही वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप किसको लेके आए हो। इनके मतलब पूरे शरीर पर मोटे मोटे फफोले टाइप के हो गए थे, सूज गया था, यानी सूजन काफी आ चुकी थी। और डॉक्टर ये कहता है कि अब कुछ ही क्षणों में नाक और कान में से अगर खून आ गया तो मैं इस खून को रोक नहीं पाऊंगा और इनकी डेथ है, ये मरने वाली है। वो दीपक को इतनी बात बुला रही थी और वो कह रही थी कि बड़ी दिवाली है, आप लोगों की तो दिवाली खत्म होगी, मेरी क्यों करते हो, क्योंकि डेंगू के मरीज में मुझे डॉक्यूमेंट्स इतने बनाने पड़ जाएंगे कि मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। प्लीज आप इसे ऑल इंडिया हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में किसी में भी ले जाओ और यहाँ से आप उनको डिस्चार्ज करो। हमारा दीपक बोला जी हम ऐसे गुरु के पास जाते हैं कि हमारी भाभी को कुछ नहीं होगा, आप ही इलाज करेंगी और यही इसी हॉस्पिटल में होगा, चाहे कितना पैसा लगे, इलाज हमने यही कराना है। अब वो इतना ही कहते ही वो बोली कि देखो मैं धरती में बैठ गया उनकी बातें सुनकर कि यार ये बिल्कुल ठीक थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या हो गया। दीपक ने मुझसे कहा यार तू इतना क्यों घबरा रहा है, कुछ नहीं होगा भाभी को, पता है तुझे कि गुरुजी के पास, ऐसे साक्षात शिव के पास हम जाते हैं, वहां ऐसी घटना घटती ही नहीं है। और देख, अगर गुरुजी के पास परिवार में से अगर एक भी सदस्य चला जाता है, उसका पूरा परिवार तर जाता है, उसका पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। यहाँ तो हम सब जाते हैं, ऐसी घटना घटेगी नहीं। वो मुझे दिलासा दिला रहा था, लेकिन जब मैं डॉक्टर की तरफ देखता था तो डॉक्टर निराशा दिला रहा था। वो बार बार ये कह रही थी कि इसमें कुछ नहीं है, आप इसे ले जाओ, इनकी डेथ है, ये मरने वाली है, आप क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। अब वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि नहीं, आपको इलाज करना है, यही करना है, गुरुजी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा। और संगत जी वही हुआ। बड़ी अप्रोच लगा के उस डॉक्टर ने जैसे ही एडमिट करना पड़ा, उसको एडमिट करते उसकी डिमांड थी कि मुझे प्लेलेट्स चाहिए, मुझे ब्लड चाहिए। गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा से ऐसा है कि हम तीनों भाइयों ने पहले अपना वो दिया, प्लेलेट्स दी, वो प्लेलेट्स चढ़ाई गई। जैसे तैसे हमने सारी रात आईसीयू में के आगे निकाली और वो आईसीयू में भर्ती हो गई। दूसरे दिन निकलते ही सुबह मैं दीपक से बोला कि मुझे एक बार गुरुजी के पास ले चल, मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। वो मुझसे बोलता है कि भाई आज गुरुजी का डे नहीं है, गुरुजी मिलेंगे नहीं और अपन कल चलेंगे, यानी थर्सडे को चलेंगे। मैं बोला नहीं, मुझे अभी मिल, क्योंकि वो एम्पायर स्टेट में रहते हैं भाई, अगर वो ऐसे नहीं मिलेंगे तो मैं वैसे मिल लूंगा, उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, प्लीज एक बार तू मुझे ले चल। वो अपने वादे पे था तो उसने कहा देख मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, गाड़ी लेके चलूंगा, एम्पायर स्टेट के अंदर से
अकेला तुझे जाना होगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी आज नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप बाहर, तुम बाहर खड़े रहना, मैं अंदर चला जाऊंगा। वो मुझे गाड़ी में बिठा के लेके गया। मैं वहां गुरुजी के पास जब गया, सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का। मैंने जैसे ही गेट खोला, गेट खोलते ही अंदर से एक सेवादार आया, बोला हाँ अंकल बोलो। मैंने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है। बोला अंकल गुरुजी तो अभी नहीं है, गुरुजी तो कल मिलेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे पता है, मैं आता हूँ, मुझे ये भी पता है, लेकिन मुझे मेरे साथ ऐसी घटना घटी हुई है कि मुझे गुरुजी से मिलना ही है। और मैं रोने लगा आंटी। संगत जी, जब मैं वहां रोने लगा और मैं वहीं बैठ गया जॉन परिशेष की सीढ़ी के पास, तो वो अंकल गए अंदर, 5 मिनट में वापस आते हैं और मुझसे पूछते हैं क्या हुआ अंकल, क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने जवाब दे रखा है डेंगू हुआ है, और इस बारे में मैं गुरुजी से बात करने आया। और संगत जी, वो अंदर गया सेवादार, मेरे लिए चाय प्रसाद, मेरे लिए चपाती और सब्जी। अंकल आप चाय प्रसाद लो, ये लंगर प्रसाद खाओ। और देखो गुरुजी कहते हैं कल आना, और कभी भी अरदास लगानी हो तो बड़े मंदिर जाया करो। ये बात मुझे सन 2005 में जब गुरुजी साक्षात थे, तब मुझे गुरुजी के आदेश हुआ था कि कभी कोई अरदास लगानी है तो बड़े मंदिर जाया करो, और बड़े मंदिर जाके वहां लंगर प्रसाद लो, चाय प्रसाद लो, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने मुझसे कहा, जब ये बात मुझे बोली और मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और मैं वहां से लेके मैं बाहर आ गया। बाहर दीपक खड़ा था, दीपक ने क्या हुआ, मैंने कहा मैंने वो बोला मैं तो तेरे से भाई पहले कह रहा था गुरुजी कल मिलेंगे। और हम अपनी गाड़ी में बैठ के आ गए, हॉस्पिटल आए, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति बनी हुई है, न घट रही है न बढ़ रही है, वैसी है। मैंने कहा गुरुजी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन जैसे, अब हम तो ये सोच रहे थे कब थर्सडे आए, कब 6 बजे, कब गुरुजी का दरबार खुले, कब मैं जाके गुरुजी से मिलूं, इसी छटपटाहट के साथ। दूसरे दिन हुआ, मैं 6 बजे जाके सही मंदिर में एम्पायर स्टेट गेट के आगे बैठ गया। और जैसे ही गेट खुला, क्योंकि जब गुरुजी पहले वैसे आते थे, तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी 2 मिनट वहां बैठे, मैं भी बैठा, और गुरुजी अंदर अपने रूम में गए। जब उसके बाद चोला पहन के जैसे आते हैं, सिंहासन में बैठे, लंगर प्रसाद हुआ, चाय, मैं बस जैसे ही चाय प्रसाद लंगर प्रसाद हुआ, उसी बीच बस सिर्फ मैं अपने मन में अरदास बैठा बैठा करता रहा, गुरुजी मेरी आंटी को बचा लो, गुरुजी प्लीज मेरे। मैं जहाँ म्यूजिक बजता था, सरदार जी अंकल बैठते थे, मैं वहां उनके कोने में बैठ गया और गुरुजी के सामने देखता रहा और मन ही मन में अरदास करता रहा। जैसे ही लंगर प्रसाद हुआ, मत्था टेकने का नंबर आया, मैंने मत्था टेक के आज्ञा लेनी चाहिए, जब भी मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। मैंने कहा गुरुजी मेरी वाइफ, गुरुजी ने की हुआ तेरी वाइफ ने। मैंने कहा गुरुजी डेंगू हो गया, डॉक्टर वो की होता है डेंगू, चल ठीक हो गई। इतना आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब गुरुजी ने इतना बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे को ही नया जीवन मिल गया। मैं खड़ा हुआ फुर्ती के साथ और एकदम से मैं मुड़ा। जैसे ही मैंने सुना गुरुजी एक आंटी से कह रहे हैं आंटी डेंगू की होता है, सिर्फ ये बात मैंने एक गुरुजी किसी आंटी से पूछते हैं, इतने में वो आंटी बताने लगी और मैं बाहर आ गया। मैं बड़ा खुश। आज जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने दीपक से कहा, दीपक बोला आप कुछ नहीं होगा चलो। हम रात को 10 बजे 11 बजे जब वहां हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से पूछा कि क्या कंडीशन है, तो वो बोले जी अभी अभी जो रिपोर्ट आई है आज अच्छी आई है, 35,000 हो गई है। यानी जब मैं लेके गया था तो 9,000 थी और 9,000 से कम हो गई थी प्लेलेट। अब आप अनुमान लगाओ कि क्या कंडीशन थी। और वही हुआ 15 दिन में, जिसकी किडनी जा चुकी हो, जिसका लीवर जा चुका हो, जिसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो आंटी 15 दिन में ऐसे ठीक होकर निकली कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी ने मेरे आंटी को जीवन दान दिया था, और वो ऐसा टाइम बीता कि हमें पता भी नहीं लगा। गुरुजी साक्षात शिव, गुरुजी साक्षात, क्योंकि हमें मांगना ही नहीं आता, और जब हम मांग लेते हैं तो वो हमारी बड़ी भूल होती है। गुरुजी के पास तो सिर्फ साफ दिल से
कुछ मत मांगो, गुरुजी से मांगने की लोड़ ही नहीं है। गुरुजी वो सब कुछ देते हैं जो आपको जरूरत है। कई बार एक संगत जी, आप लोगों को लगता है कि गुरुजी से मैंने कहा और वो नहीं दे रहे और मुझे ये जरूरत है, आपको नहीं पता वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी अपना प्यार सबके ऊपर, बड़े सभी संगत के ऊपर इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक छोटा सा और सत्संग है कि एक बार जब ये इसको वो क्या कहते हैं डेंगू हो गया, तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि इनका शुगर जो है वो बार बार हर 3 महीने के बाद आप चेक कराते रहना, क्योंकि इनको जो ब्लड चढ़ा है उसकी वजह से इनको शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है और इनको शुगर चेक करते रहना। मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बार जैसे ही मैं इसे नोएडा लेके गया चेक के लिए, चेक कराने के लिए, और हमने वहां चेक करा दिया, खून टेस्ट दे दिया, रिपोर्ट वही डॉक्टर देखता था जो सन 2005 में देखता था। तो उसने मुझे टेस्ट करके जैसे हम नोएडा से वापस आए तो उसकी रिपोर्ट आनी थी दूसरे दिन। तो मैं नोएडा में रुका नहीं, मैंने कहा दीपक देख लेगा रिपोर्ट को और बता देगा, दवाई जो देनी होगी वो बता देंगे, हम ले लेंगे, क्योंकि हम मंदिर में तो मिलते ही हैं। मैं अपने घर आ गया। घर जब मैं आया फरूखनगर, दूसरे दिन मैंने इसको दीपक को फोन किया, मैंने दीपक वो रिपोर्ट ले आना, डॉक्टर से बात करके आ जाना। ये रिपोर्ट लेने गया मैक्स हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखते ही वो बोलता है कि यार किरण गुप्ता है कहाँ? बोला डॉक्टर साहब वो तो फरूखनगर गई हुई है, अभी आप तुरंत फोन लगाओ उसको। बोला क्या मतलब? बोला यार 400 शुगर आ रही है, कुछ भी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। मतलब उसने डरा दिया दीपक को भी, और दीपक का तुरंत मेरे पास फोन आया। बोला भाई भाई कहाँ बैठे हो? मैंने मैं दुकान पे हूँ। बोला भाभी कहाँ है? मैंने घर पे है। बोला ठीक है। मैंने बिल्कुल ठीक है, क्यों क्या बात हुई? बोला जरा एक बार घर जाके देख के आओ। मैंने के चला भी जाता हूँ, दुकान और घर मेरा नजदीक है, तो मैं फटाफट 10-5 मिनट में घर आ गया। घर आके मैं देखता हूँ वो किचन में खाना बना रही थी। मैंने जैसे आवाज दी, मैंने किरण। बोला हाँ। मैंने क्या हाल है? बोला ठीक है। क्या हुआ मुझे? ठीक है। बोला हाँ। मैं बाहर आया, मैंने बाहर आके फोन किया, मैंने दीपक सब कुछ ठीक है यार, क्या बात होगी? मैंने बोला यार बात तो कुछ नहीं, डॉक्टर तो घबरा रहा है, डॉक्टर तो ये कह रहा है तुरंत इसको लेके किसी भी नजदीक हॉस्पिटल में चले जाओ और इंसुलिन दवाई या इंसुलिन दो, इनको शुगर बड़ा हाई हो रहा है। मैंने कहा यार पर इसकी कंडीशन तो ठीक लग रही है मुझे। तो उसने फिर डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब वो तो खाना बना रही हैं और बिल्कुल ठीक है। बोला यार बेसिकली ठीक है, तुम उनसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ और वहां उनको डॉक्टर को बोलो कितना शुगर आया वो दवाई देगा। अब मैं किरण के पास आया, मैंने कहा इसको ये कह दूं कि तेरा शुगर तेज है तो ये भी कहना अच्छा नहीं है, अब ये ठीक ठाक है क्यों टेंशन करूं। मैंने कहा किरण ऐसा करते हैं आज शाम को फिर सत्संग में चलते हैं, हाँ गुरु जी के पास चलते हैं एम्पायर से। बोला क्या अभी क्या बात? मैंने वैसी। और मैंने कहा एक जोड़ी कपड़े रख लेना, 1-2 दिन नोएडा रह के आएंगे। तो बोला क्यों वहां? मैंने कहा रख लो बस यार, 1-2 दिन वहीं आएंगे, वो रिपोर्ट भी देके आएंगे, दीपक कह रहा है कि 1-2 दिन यहीं रहना। इतना कहने के बाद मैंने कपड़े रखे और हम एम्पायर स्टेट गए। दीपक मेरे से बोलता है यार तू हॉस्पिटल ही नहीं लेके गया, डॉक्टर कह रहा था। मैंने कहा यार क्या जरूरत है, ये बैठे तो हैं हमारे डॉक्टर बड़े, यहाँ लंगर खाएंगे ठीक हो जाएंगे, तू टेंशन क्यों ले रहा है? अब वो मेरे आगे कुछ बोला नहीं। हमने एम्पायर स्टेट गए, वहां गुरुजी के पास देखा मैंने लंगर। लंगर में क्या, खीर, आलू की सब्जी, लड्डू, बोलो सारा मीठा भी इतना। अब मुझे तो पता और दीपक को भी पता। अब मैं दीपक की तरफ देखूं, दीपक मेरी तरफ देखे, लेकिन हम गुरुजी की तरफ देखे। मैंने कहा बैठे हैं ना हमारे दाता, और हमने बड़ा अच्छे तरीके से खाया। ना मैंने उसको रोका कि तू मत खा तेरे शुगर है, ना मैंने उसको बताया संगत जी की तेरे शुगर बहुत ज्यादा है। और वो कर आके हमने लंगर लिया, गुरुजी से मत्था टेका और अपने सीधे हम उसकी गाड़ी में बैठे। वो गाड़ी से जैसे लाया तो मैंने दीपक से कहा, मैंने दीपक एक बार यार डॉक्टर से अभी रात को ही मिल लेते हैं ना। तो वो बोला नहीं रात को नहीं, हम सुबह मिलेंगे। दूसरे दिन संगत जी हम जाते हैं डॉक्टर के पास, नीचे में पर्ची कटवाता हूँ किरण गुप्ता के नाम से। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसने मेरी अपने लैपटॉप पे या उस पर स्क्रीन पे चला गया होगा किरण गुप्ता। जैसे उसने पढ़ा वो लिफ्ट के सामने खड़ा हुआ था, जैसे हमने लिफ्ट खोली, और वो मुझसे छुटते ही बोलता है यार बड़े बेवकूफ हो आप,
बड़ा रिस्क लेते हो। मैंने आपसे कहा था यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं हॉस्पिटल में एडमिट करा देते। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको एडमिट करा दूं, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं है। बोला नहीं नहीं। और उसने तो जी इतनी जल्दी करी कि जब भी एडमिट कर लिया, टेस्ट लिया, तो उस वक्त भी इतना हाई शुगर कि वो उसको ये कहना पड़ा कि मुझे इंसुलिन देना पड़ेगा। और उसने उसको इंसुलिन दिया। अब वो इतना वो हो गया, मतलब डॉक्टर के खुद के पसीने इतने आए, उसने 4 दिन रखे। 4 दिन में कभी शुगर 400 हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी बस की नहीं है, ये मेरे गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी के पास गए, गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी से इसने ये कहा कि गुरुजी मेरे को इंसुलिन नहीं चाहिए। गुरुजी ने इसके इंसुलिन छुड़ाए, गोली पिलाए। तो ऐसी कृपा की थी, यानी गुरुजी जानी जान है। गुरुजी जो करते हैं संगत जी, सत्संग इतने हैं कि टाइम थोड़ा है। सारी रात अगर हम सत्संग करें तो भी कम है। गुरुजी की मैं अब फिर यही कहूंगा कि गुरुजी की मेहर हम सब पर, मैं ये नहीं कहता ना कोई नया है ना कोई पुराना है। आप बड़े लक्की हैं। गुरुजी जब साक्षात शिव थे, सामने बैठे हुए थे, हमने गुरु को गुरु के रूप में देखा। आप लोग साक्षात शिव के रूप में देख रहे हैं, मेरे प्रभु को देख रहे हैं। आप बड़े लक्की हैं। मतलब गुरुजी के चरणों में जब हम हाथ पे रख के लाते थे ना, इतनी खुशबू का आनंद, इतना प्यार से। एक बार संगत जी गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में कोई किसी का जन्मदिन होगा या किसी का क्या चीज होगा मुझे याद नहीं, गुरुजी ने एक छोटी सी परात के अंदर मेज पर टॉफियां रखी हुई थी। और मैं और मेरा दोस्त बलवंत, हम दो ही थे उनसे। हम ये देख रहे थे कि गुरुजी जो भी मत्था टेक के, लंगर करके मत्था टेक के जैसे हम आज्ञा लेके जाते थे, गुरुजी हाथ फेरते और मुट्ठी भर के सबको दे रहे थे। और हम, मेरी और बलवंत अंकल की ये निगाह पड़ेगी। मैंने कहा गुरुजी ये आप इतनी सारियां दे रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि जब तक हमारा नंबर आएगा ये टॉफियां हम तक आएंगी। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, हमने इतनी जल्दी लंगर किया कि यार ये टॉफियां कभी खत्म ना हो जाए। और इतनी लंबी लाइन थी, और लाइन में हम पीछे से ऊंचे उठ उठ कर देख रहे थे। मैंने कहा ले अब थोड़ी रह गई, अब थोड़ी रह गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम अपने नंबर पे गए और हमने जब मत्था टेका, जो गुरुजी ने वो हमें टॉफियां दी, तो हमारे पास भी 13-14 टॉफियां आई थी। तो ये समझ नहीं आ रहे थे, वहां खाना खा रहे थे, लंगर ले रहे थे, जब ये दिख रहा था कि ये टॉफियां खत्म हो जानी है। और लेकिन जब तक हमारे नंबर पर आया, जब तक 13-14 टॉफियां तो हम लेके आए। तो गुरुजी इतना देते हैं कि हमारा हाथ में जगह नहीं रहती। जब आजकल तो गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का लोकेट बहुत इजी मिल जाता है। उन दौरान तो क्या था, बड़ी मतलब चाहत से, बड़ी उससे मिलते थे। तो एक बार एक अंकल से हमने कहा कि हमें एक लोकेट चाहिए, मैं पूरे परिवार में अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। तो उसने कहा, एक अंकल ने मुझे एक लोकेट दिया। उस लोकेट से मैंने 4 लोकेट अपने, मतलब 5 बनवाए, हम 3 बच्चों के लिए और 2 अपने लिए। अब बनवा के जब मैं लाया तो मैंने अपनी मम्मी जी को दिया, और मैंने कहा कि मम्मी इनको ब्लेस करा देना, गुरुजी से हाथ लगवा देना। क्योंकि इतनी हमारे में ताकत नहीं थी कि हम जाके, मतलब जैसे सोच के तो आते थे कि बात करेंगे, लेकिन जैसे गुरुजी की तरफ देखते थे वैसे पीछे हट जाते थे, नहीं। और ऐसे जैसे मैंने मम्मी जी को दिया तो मम्मी बोले हाँ हाँ मैं करा लाऊंगी ब्लेस। और वो लेके गई। जैसे ही वो लेके गई और वो उल्टी ले आए, वो बोले मेरे तो हिम्मत नहीं हुई, आप तुम नरेश खुद ही करा ले। अब मैंने अपने हाथ में मुट्ठी में वो 5 लोकेट रख रखे थे, और मैं मत्था टेकने के लिए जैसे ही लाइन में लग रहा था, तो मैंने सोचा यार हिम्मत तो मेरी भी नहीं कि गुरुजी आप इनको ब्लेस कर दो, इतना मैं कह नहीं सकता। तो मैंने सोचा मैं तो जब चरणों के हाथ लगाता हूँ, चरणों के लगा दूंगा, ब्लेस हो जाएंगे। ये मैं मन में सोच रहा था। इतने में जब गुरुजी के पास गया, जानी जान है ना गुरुजी, तो उन्हें तो पता था इसके मन में क्या चल रहा है। और उन्होंने छुट्टे मेरे से की है, मैंने गुरुजी लोकेट है ला दे मैंने। और गुरुजी ने वो लोकेट अपने हाथ में लिए और पकड़ा है और 5 उंडे मुझे दे दिए, मतलब जब हाथ के हाथ मुझे दे दिए। तो ऐसे हैं गुरुजी संगत जी। गुरुजी जब अपना आप देने पे आते हैं, तुम्हारे मन में मैं बार बार यही कहूंगा कि गुरुजी के बड़े मंदिर में जाओ। बड़े मंदिर की जो ब्लेसिंग है, गुरुजी ने एक बड़े मंदिर में इतनी ब्लेसिंग दी हुई है कि हमारी लेने वालों के पास जगह नहीं है। देता बहुत, गुरुजी देते बहुत है, पर हम ले नहीं सकते। तो इसलिए संगत जी मेरे हाथ जोड़कर ये विनती है, बड़े मंदिर जाओ, लंगर प्रसाद लो, कोई बिचौलिया नहीं,
डायरेक्ट गुरुजी से मिलो, कोई किसी से बात मत करो। 2 घंटे गुरुजी हमें देते हैं, इन 2 घंटे में गुरुजी और आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ गुरुजी और आप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, गुरुजी गुरुजी, सिर्फ गुरुजी है। जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। थैंक यू गुरुजी।